अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की लैब एक्टिविटी का टाइटल है हाउ टू डिटरमिन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फैब्रिक बाय रेवलिंग स्ट्रिप मेथड। और इसके लिए हम जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, फॉलो करते हैं, वो है ASTM D5035। तो इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि फैब्रिक की जो ब्रेकिंग फोर्स है और उसकी जो इलोंगेशन टू ब्रेक है वो रेवलिंग स्ट्रिप मेथड के ज़रिए से कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली फैब्रिक की स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग फोर्स डिटरमिन करने के लिए दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। एक है रेवलिंग स्ट्रिप मेथड और दूसरा है ग्रैब मेथड। तो दोनों तरीके से हम फाइंड करते हैं। इस वीडियो में हम रेवलिंग स्ट्रिप मेथड के ज़रिए से ब्रेकिंग फोर्स फाइंड करेंगे फैब्रिक की, और इसके लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ होगा वो है ASTM D5035। इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम फैब्रिक की जो ब्रेकिंग फोर्स है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होती है फैब्रिक की स्ट्रेंथ की, वो मेजर करते हैं, और इलोंगेशन ऑफ द फैब्रिक अंटिल द सैंपल इज़ फ्रैक्चर्ड या ब्रोकन। तो ये जो मेथड है, ये रेवल स्ट्रिप मेथड, ये वोवन फैब्रिक्स के लिए है। इसमें की टू वेरिएशंस हैं इस स्टैंडर्ड में। एक कट स्ट्रिप है जो कि नॉन वोवन फैब्रिक्स के लिए, फेल्टेड फैब्रिक्स के लिए, या फिर डिप्ड और कोटेड फैब्रिक के लिए फॉलो होता है, या फिर रेवल स्ट्रिप है जो हम वोवन फैब्रिक्स के लिए फॉलो करते हैं। हमारे पास चूँकि वोवन फैब्रिक का सैंपल होगा तो हम रेवल स्ट्रिप वाला प्रोसीजर इसमें फॉलो करेंगे। ये वाला जो स्टैंडर्ड है, ये नेटेड फैब्रिक्स को कवर नहीं करता, और या फिर ऐसे क्योंकि उनकी जो स्ट्रेच है वो ज़्यादा होती है, ऐसे फैब्रिक्स जिनकी जो स्ट्रेच है वो 11% से ज़्यादा हो, उसके लिए हम ये जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो नहीं करते। ये टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हमारे पास जो फैब्रिक का सैंपल होता है उसको स्टैंडर्ड लैब कंडीशंस के ऊपर हम उसकी कंडीशनिंग करते हैं, जो कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड और 65 % जो है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है लैब एटमॉस्फेयर की। और कंडीशनिंग के बाद हम सैंपल में से 5 सैंपल वार्प की डायरेक्शन में लेते हैं और 5 वेफ्ट की डायरेक्शन में लेते हैं। जो सल्वेज वाली साइड होती है वो वार्प डायरेक्शन होती है, तो वार्प डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके 5 सैंपल अलॉन्ग द वार्प डायरेक्शन काट लिए जाते हैं और 5 सैंपल अलॉन्ग द वेफ्ट डायरेक्शन। और इसमें जो सैंपल की डायमेंशंस होती हैं वो 150 मिलीमीटर की लेंथ होती है और 35 मिलीमीटर की विड्थ होती है। और जो मशीन में जब हम टेंसाइल टेस्टिंग मशीन में इसको टेस्ट करते हैं तो टेस्टिंग मशीन के जाज के दरमियान जो गेज लेंथ होती है वो 75 मिलीमीटर की होती है। बाकी जो पार्ट होता है फैब्रिक का वो जाज में ग्रिप हो जाता है। अब इस डायमेंशन का सैंपल काटने के बाद हम सैंपल को टेंसाइल टेस्टिंग मशीन में क्लैंप करते हैं, और क्लैंप करने के बाद उसको मशीन को स्टार्ट करते हैं और फोर्स अप्लाई करते हैं। और फोर्स तब तक अप्लाई करते हैं जब तक सैंपल ब्रेक नहीं कर जाता, और जिस पॉइंट पे जाके सैंपल ब्रेक करता है वहाँ पे जाके जो टेस्टिंग मशीन होती है उससे हम ब्रेकिंग फोर्स इन टर्म्स ऑफ पाउंड या किलोग्राम, या फिर एलोंगेशन जो सैंपल की है, एलोंगेशन एट ब्रेक, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करते हुए कुछ प्रिकॉशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे टेस्टिंग के दौरान फैब्रिक का जो सैंपल होता है उसके जो दोनों एंड्स जो हमने टेंसाइल टेस्टिंग मशीन के जाज में ग्रिप किए होते हैं उनकी स्लिपेज नहीं होनी चाहिए। तो स्लिपेज को अवॉइड करने के लिए उसको ज़रा टाइट अंदाज में ग्रिप करते हैं, लेकिन इतना क्लैंप को टाइट भी नहीं करते कि जो सैंपल है वो बिल्कुल जो जाज होते हैं या क्लैंप्स होते हैं उनके बिल्कुल पास से ब्रेक करे। क्योंकि अगर सैंपल बिल्कुल जहाज़ के फ्रंट पे, यानी कि विद इन जिस पॉइंट पे, जिस लाइन पे जहाज़ ने ग्रिप किया हुआ है फैब्रिक को, अगर उसके विद इन 5 मिलीमीटर फैब्रिक ब्रेक करेगा तो ऐसे सैंपल टेस्ट को हम डिस्कार्ड कर देंगे, उसका रिज़ल्ट रिलायबल नहीं होगा। या फिर आपकी टेस्टिंग के दौरान मल्टीपल जो कि सैंपल्स टेस्ट किए जाते हैं, तो अगर किसी एक सैंपल की जो ब्रेकिंग फोर्स की वैल्यू है वो बाकी सैंपल्स की एवरेज की 50% से कम आई है, तो ऐसे सैंपल को भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो अगर सैंपल बहुत ज़्यादा टाइट होगा क्लैंप्स के अंदर तो वो जहाज़ के बिल्कुल पास से टूट जाएगा, और अगर क्लैंप्स में बिल्कुल लूज़ होगा तो वो सैंपल स्लिप कर जाएगा। तो अप्रोप्रिएट उसकी क्लैंपिंग होनी चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ़ सैंपल्स टेस्ट करने के बाद जो एवरेज ब्रेकिंग फोर्स है वो निकाल ली जाती है। फिर जो एवरेज इलोंगेशन टू ब्रेक होती है सैंपल्स की, उसको नोट कर लिया जाता है एज अ परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ बेस्ड ऑन द गेज लेंथ, ये जो इलोंगेशन ऑफ फैब्रिक टू ब्रेक होती है।
अब हम देखते हैं कि इस टेस्ट को लैब के अंदर हम परफॉर्म कैसे करते हैं। ये जिस डायमेंशंस हमने मेंशन की हैं अभी, उस डायमेंशन के मुताबिक हमने ये सैंपल काटा है। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ, लेकिन ये 50 मिलीमीटर है, यानी कि 2 इंच विड्थ का ये सैंपल है। और रेवलिंग स्ट्रिप का मतलब ये है कि हमने ये सैंपल काटने के बाद इस सैंपल के दोनों जो एजेस हैं, दोनों साइड्स हैं, वहाँ से यान को स्ट्रिप कर लेना है। फैब्रिक के सैंपल को में से यान रिमूव कर देने हैं, लेकिन दोनों साइड से इक्वल नंबर ऑफ यान्स रिमूव करने हैं। और ये यान्स रेवलिंग स्ट्रिप मेथड में रिमूव करने का मकसद ये होता है कि चूँकि कुछ पार्ट इस विड्थ का जाज के अंदर या क्लैंप्स के अंदर ग्रिप होगा और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि ग्रिप नहीं होगा। तो चूँकि जो ग्रिप्ड पार्ट होता है उसमें जो यान्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रेंथ के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ जो अनग्रिप्ड पार्ट होता है उसमें जो यान होते हैं वो भी फैब्रिक की स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम इस मेथड में जो साइड वाले यान्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फैब्रिक की स्ट्रेंथ में, उनको निकाल देते हैं, ताकि फैब्रिक की विड्थ में या सैंपल की विड्थ में जितनी विड्थ हम क्लैंप्स में ग्रिप करें सिर्फ वही यान की स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करे। तो इस तरीके से सैंपल प्रिपेयर कर लेने के बाद दोनों साइड से इक्वल नंबर ऑफ़ यान्स रिमूव कर देने के बाद हम सैंपल को, ये हमारे पास टेंसाइल टेस्टिंग मशीन है। टेंसाइल टेस्टिंग मशीन इस स्टैंडर्ड में कोई भी फॉलो हो सकती है। ये मैनुअल है, और मैनुअल के अलावा जो आजकल डिजिटल आ रही हैं वो भी यूज़ हो सकती हैं। इसमें हमारे पास ये फोर्स का स्केल है, और ये यहाँ पे वर्टिकल एक इलोंगेशन को मेजर करने के लिए स्केल लगा हुआ है। तो बेसिकली जो भी टेंसाइल टेस्टिंग मशीन हो उसमें दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करने की अरेंजमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे ये मैनुअल मशीन है, तो यहाँ पे ये डायल जो लगा हुआ है ये वेट का है जो कि केजी में रीडिंग देगा, और यहाँ पे जो वर्टिकल स्केल लगा हुआ है इसकी ज़ीरो सेट करने के बाद जब टेस्ट कर लिया जाता है तो ये ज़ीरो के बाद नीडल जिस पॉइंट पे होती है वहाँ से हम इसकी इलोंगेशन टू ब्रेक मेजर कर लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे ऑपरेटर हैं लैब के, वो इसमें ये सैंपल लगाएंगे जो रेवल स्ट्रिप सैंपल है। इसमें ये इन्होंने ये थोड़ा एक साइड पे ज़्यादा सैंपल हमें नज़र आ रहा है, और ये यहाँ पे एक साइड पे ये कम है। ये दोनों इक्वल जो लेंथ जो है वो दोनों तरफ क्लैंप होनी चाहिए। यहाँ नीचे ज़्यादा है और ऊपर कम है, तो इसको क्लैंप करते हुए थोड़ा बराबर रखना चाहिए। फिर अब ये मशीन ऑन की तो जो जाज हैं वो सेपरेट अपार्ट होना शुरू हो गए हैं। और ये दोनों क्लैंप सब इसके ऊपर फोर्स लग रही है, और ये फोर्स का डायल है, और ये सैंपल ब्रेक हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो सैंपल है वो लग रहा है कि इस जाज के इस क्लैंप के बिल्कुल पास से ब्रेक हुआ है। तो चूँकि अगर कोई सैंपल क्लैंप के बिल्कुल पास से फेल हो या विदिन 5 मिलीमीटर वो ब्रेक करे तो उस टेस्ट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये वाला टेस्ट वैलिड नहीं होता। तो इस तरीके से इसी प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हुए हम बगैर स्लिपेज के, और स्लिपेज को कंट्रोल करने के लिए ये होता है कि सैंपल क्लैंप करने के बाद यहाँ पे एक लाइन फैब्रिक के ऊपर लगा दी जाती है, ताकि अगर सैंपल स्लिप करे तो उस लाइन की डिस्प्लेसमेंट से हम फैब्रिक की जो स्लिपेज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि जो टेस्ट है वो वैलिड तरीके से किया जा सके। तो इस तरीके से हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और टेस्ट परफॉर्म करने के बाद दोनों डायल से एक तरफ से हम फोर्स की वैल्यू पढ़ लेते हैं और दूसरी तरफ से हम इलोंगेशन की वैल्यू पढ़ लेते हैं। तो हमारी लैब इंजीनियर ने ये कुछ टेस्ट परफॉर्म करके उसके रिज़ल्ट यहाँ पे लिखे हैं कि एक फैब्रिक सैंपल लेके उसका वार्प वाइज टेस्ट किया, 3 सैंपल टेस्ट किए, तो जो एवरेज ब्रेकिंग फोर्स थी वो 45 kg है, और दूसरा जो उसी सैंपल की वेफ्ट डायरेक्शन में जो ब्रेकिंग फोर्स थी वो एवरेज 31 kg है। तो इस तरीके से हम किसी भी फैब्रिक की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ब्रेकिंग फोर्स है या फिर इलोंगेशन है, दोनों हम इस मेथड को फॉलो करते हुए, इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए मेजर कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम यही वाला जो फैब्रिक की स्ट्रेंथ है या फैब्रिक की जो ब्रेकिंग फोर्स है या इलोंगेशन है वो हम ग्रैब मेथड से फाइंड करेंगे।